अपराध, गुनाह यानी क्राइम। कोई भी अपराध छोटा या बड़ा नहीं होता। अपराध अपराध होता है, लेकिन कुछ अपराध, कुछ गुनाह, कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो हमारे जहन में एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। मेरे साथ आप जानेंगे अपराध और अपराधियों की दुनिया की ऐसी ही सनसनीखेज और हैरत अंगेज सच्ची घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्राइम जगत पर। आज की कहानी अजीब क्राइम स्टोरी है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग अपराध करते हैं और अपने अपराधों के लिए उनको सजा भी होती है। क्या आपने कभी ये सुना है कि एक जज ने अपराध किया है? भारत के न्यायिक इतिहास में या वास्तव में दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ जहां एक जज अपराधी हो और उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए उसे मौत की सजा दी गई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। एक जज को मौत की सजा सुना दी गई और उसे फांसी पर लटका दिया गया था। कहानी उपेंद्र नाथ राजखोवा की है और घटना 1970 में असम के धुबरी जिले की है। राजखोवा पढ़ाई में अच्छे थे और उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकील बने। कई वर्षों तक अच्छे वकील के रूप में काम करने के बाद उन्हें जज के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका गुवाहाटी में एक घर था जहां उनकी पत्नी पुतुल और उनकी 3 बेटियां रहती थीं। राजखोवा की बड़ी बेटी निर्मली ने पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, जबकि उसकी 2 अन्य बेटियां जोनाली और रूपाली कॉलेज में पढ़ रही थीं। राजखोवा फरवरी 1970 को रिटायर होने वाले थे और इस कार्यकाल के अंतिम चरण के दौरान उन्हें 1969 में असम में धुबरी जिले में सेशन कोर्ट जज के रूप में नियुक्त किया गया था। राजखोवा अकेले धुबरी गए थे और धुबरी में कुछ दिनों के लिए सर्किट हाउस में रहे थे, जब तक कि उन्हें शहर के एक महंगे इलाके में आधिकारिक बंगला अलॉट नहीं किया गया था। उस वर्ष उन्होंने सरस्वती पूजा मनाने के लिए अपने पूरे परिवार को छुट्टियां बिताने के लिए धुबरी बुलाया। उनकी बड़ी बेटी निर्मली और पत्नी पुतुल आए और उनके साथ रहने लगे, जबकि उनकी 2 बेटियां गुवाहाटी में एग्जाम की तैयारी कर रही थीं और एग्जाम पूरे होने के बाद उन्होंने धुबरी जाने का फैसला किया था। एक दिन जज ने अपने नौकरों को बुलाया और उनसे कहा कि वे अपने बंगले के बाथरूम के बाहर स्थित पेड़ को काट दें, क्योंकि पेड़ की शाखाएं बाथरूम की खिड़की को ढक रही थी। नौकरों ने उस पेड़ को जड़ से काट दिया, जिससे बाथरूम के पीछे एक बड़ा गड्ढा हो गया था, जिसे जज के कहने पर और गहरा कर दिया गया था। उसने नौकरों से कहा कि वह वहां पर एक फूल का पौधा लगाना चाहते थे ताकि इस बंगले में आने वाला अगला जज उसे याद कर सके। बंगले के किचन के पीछे एक पेड़ था जिसकी शाखाएं रसोई घर में फैलती जा रही थीं। जज ने नौकरों से उस पेड़ को भी काटने को कहा और वहां पर पद्मा के फूल का पेड़ लगाना चाहते थे। अब बंगले के अंदर 2 बड़े बड़े गड्ढे थे, एक बाथरूम के पास और एक किचन के पास। 10 फरवरी 1970 को जज ने सरस्वती पूजा का आनंद लेने के लिए अपने नौकरों और देखभाल करने वालों को घर भेज दिया। वह अपने परिवार को बाजार ले गए और करीब रात के 8 बजे घर लौटे। ठंड होने के कारण बंगले में आग जलाते हैं और करीब रात के 10 बजे खाना खाने के बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन जब सभी नौकर काम करने के लिए आए तो पाया कि जज की पत्नी और बड़ी बेटी वहां पर मौजूद नहीं थी। नौकरों के पूछने पर जज ने बताया कि उन्हें कल रात पता चला कि उनके एक रिश्तेदार की तबीयत खराब थी, इसलिए उनकी पत्नी और बड़ी बेटी सुबह ही रिश्तेदार के घर के लिए रवाना हो गए। नौकर जज पर विश्वास करते हैं और अपने घरेलू काम करने लगते हैं। नौकरों ने पाया कि बाथरूम के पीछे स्थित एक खुला गड्ढा अब मिट्टी से ढक चुका था। उन्हें उस जगह पर कोई नया पेड़ लगा हुआ नहीं दिखा। स्टाफ ने ये भी देखा कि जज बाथरूम के अंदर कुछ कपड़े धो रहे थे और पानी लाल रंग का निकल रहा था। कुछ दिनों बाद राजखोवा ने गुवाहाटी में अपनी अन्य 2 बेटियों से कहा कि वह दोनों धुबरी आ जाएं, क्योंकि वह छुट्टी मनाने के लिए दार्जिलिंग जाने का सोच रहे थे। बेटियों ने अपनी माँ और बड़ी बहन के बारे में भी पूछा तो राजखोवा ने बताया कि रिश्तेदार की तबीयत खराब होने के कारण वह दोनों रिश्तेदार के घर चली गई हैं। 26 फरवरी 1970 को दोनों छोटी बेटियां जोनाली और रूपाली धुबरी आती हैं और राजखोवा खुद उन्हें बस स्टैंड लेने जाते हैं और उन्हें अपने सरकारी बंगले में लाते हैं। उस दिन उन्होंने खाना खाया और सोने चले गए। नौकर अगले दिन आते हैं और दोनों बेटियां गायब थीं, जो कल ही आई थीं। पूछने पर जज ने यही कहानी सुनाई कि बेटियां बीमार रिश्तेदार के वहां चली गईं। नौकरों ने देखा कि रसोई के पीछे का बड़ा गड्ढा मिट्टी से भरा हुआ था और वहां भी कोई नया फूल का पेड़ नहीं लगा था। अब 2 बड़े गड्ढे मिट्टी से भर गए। एक पत्नी और बेटी के चले जाने पर भर गया था और करीब 2 हफ्ते बाद एक और बड़ा गड्ढा बाकी 2 बेटियों के जाने पर भर गया था। जज ने अपनी सामान्य गतिविधियां करना जारी रखा और उसी बंगले में रहे और अप्रैल 1970 में वे रिटायर हुए और अपने आधिकारिक आवास को छोड़ दिया और धुबरी भी छोड़ दिया।
बाद में जून में एक और जज को धुबरी में तैनात किया गया और उन्हें वही बंगला अलॉट किया गया और वे अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगे। इस बीच पड़ोसियों और अन्य रिश्तेदारों ने राज खोवा के परिवार के बारे में पूछताछ की तो राज खोवा ने सभी को यह बताया कि उसका परिवार दिल्ली में सेटल हो गया है, क्योंकि वह रिटायरमेंट के बाद दिल्ली बसना चाहता था। इसी बीच राज खोवा अपने एक स्टाफ के घर गया था और वहाँ 3 दिन रहा था। उसने उसे बताया कि वह सिलीगुड़ी में सेवॉय नाम के एक होटल में रह रहा है और स्टाफ को कहा कि इस बात को वो किसी को भी न बताए। राज खोवा की पत्नी के भाई बरदा शर्मा असम पुलिस में आईजी थे। फरवरी के बाद से उन्हें अपनी बहन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। उसने कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। उन्होंने राज खोवा से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनका पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया है और वो भी दिल्ली में है। जब अपनी बहन से संपर्क करने में वे विफल रहे तो शर्मा धुबरी गए। वो डिस्ट्रिक्ट जज के आवास पर गए और नौकरों से बात की और उनसे राज खोवा और उनके परिवार का पता पूछा। स्टाफ वर्कर्स में से एक ने शर्मा को कुछ महीने पहले राज खोवा के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताया और शर्मा को बताया कि राज खोवा सिलीगुड़ी के एक होटल में रहता है। ये बात शर्मा को हैरान करती है कि जज सिलीगुड़ी में क्यों थे, जबकि उन्होंने उन्हें बताया था कि वो दिल्ली में है। वह तुरंत सिलीगुड़ी गया और उसने लोकल पुलिस से भी संपर्क किया और वो होटल सेवॉय में पहुंच गया, जहां उसने पाया कि राज खोवा पिछले कुछ महीनों से उस होटल में रह रहा था। राज खोवा से उसके पूरे परिवार के बारे में पूछने पर उसने पहले तो कहा कि वे दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली में किस जगह पर थे वो नहीं बता सका। फिर उसने कहानी बदल दी और कहा कि उसका परिवार एक बीमार रिश्तेदार के यहाँ है, लेकिन फिर से रिश्तेदारों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका। ऐसे में पुलिस का शक जज पर बढ़ा। जब अधिक जानकारी देने के लिए पुलिस ने जज को प्रेशराइज किया तो जज ने पुलिस को बताया कि फरवरी में उनकी पत्नी पुतुल बाथरूम गई थी, जहां उसका पैर फिसल गया और उसका सर दीवार से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। यह देखकर उसकी बड़ी बेटी निर्मली सदमे में चली गई और उसने नींद की गोलियां खाकर जान दे दी। तब राज खोवा ने पंडितों को बुलाकर रस्म अदा की और उनके शरीर को ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक दिया। अन्य 2 बेटियों के बारे में पूछने पर जज ने बताया कि वह अपनी अन्य 2 बेटियों को इस घटना के बारे में नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि वे इस आघात को सहन नहीं कर पाएंगी। बाद में उन्होंने उन्हें बताने का फैसला किया और उन्हें ब्रह्मपुत्र नदी के वो स्थान पर ले गया जहाँ क्रियाकर्म हुआ था। जब बेटियों को इस घटना के बारे में पता चला तो वो दोनों भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और दोनों ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने राज खोवा को मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने को कहा। वह मान गया, लेकिन उनसे कुछ समय के लिए अनुरोध किया ताकि वह बाथरूम में कपड़े बदल सके। पुलिस दरवाजे पर इंतजार करती रही, लेकिन राज खोवा कभी बाहर नहीं आया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और पाया कि राज खोवा ने खुद को चाकू मार लिया था और आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पुलिस उसे तुरंत अस्पताल ले गई। उसे ठीक होने में 2 महीने लगे। ठीक होने के बाद पुलिस ने फिर से उसके परिवार के बारे में सच्चाई जानने के लिए अपनी जांच शुरू की। पुलिस पूछताछ में राज खोवा ने स्वीकार किया कि कोई दुर्घटना उसके परिवार के साथ नहीं हुई थी और उसने स्वीकार किया कि उसने ही अपनी पत्नी और अपनी 3 बेटियों की हत्या की थी। इस बयान से हर कोई हैरान था कि एक जज ऐसा अपराध कैसे कर सकता है और एक जज हत्यारा कैसे हो सकता है। पुलिस इस बात से भी परेशान थी कि जज ने रिटायरमेंट के समय ही क्यों ये अपराध किया। पुलिस ने लाश के बारे में पूछताछ की तो राज खोवा ने बताया कि उसने अपनी पत्नी और बड़ी बेटी की लाश को बाथरूम के पीछे गड्ढे में दफनाया था और उसकी दोनों बेटियों को उसी बंगले में रसोई घर के पीछे गड्ढे में दफनाया था। पुलिस ने राज खोवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा और धुबरी जेल में बंद कर दिया। कागजी कार्रवाई के बाद सेशन जज के बंगले में गड्ढे खोदने की अनुमति मिली। पुलिस ने 2 कंकाल बाथरूम के पीछे के गड्ढे में और 2 कंकाल रसोई के पीछे के गड्ढे से बरामद किए। राज खोवा को गड्ढों को भरने में मदद करने वाले उमेश वैश्य नामक नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और कोर्ट में केस शुरू हुआ। एक पूर्व जज पर अब हत्या का आरोप लगाया गया था और उस पर हत्या के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था। राज खोवा ने जेल में आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन वो असफल रहा। यह मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित था, क्योंकि इस वारदात का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और ये भी कोई नहीं जानता था कि राज खोवा ने अपने पूरे परिवार को क्यों मार डाला। राज खोवा इस घटना के बारे में और अधिक जानकारी देने को तैयार नहीं था और उसने पुलिस को अपनी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या का कारण कभी नहीं बताया। पुलिस इस अपराध के पीछे 60 वर्ष की उम्र के एक व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी मकसद को स्थापित करने में सक्षम नहीं थी और उसकी शादी को लगभग 35 वर्ष हो गए थे और उसकी 3 बड़ी शिक्षित बेटियां थीं और क्रूर हत्या के पीछे का मकसद कभी राज खोवा ने उजागर नहीं किया। पुलिस इस बात से भी हैरान थी कि राज खोवा ने अपराध करने के लिए रिटायरमेंट तक इंतजार क्यों किया। 2 साल की कार्रवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने 1972 में राज खोवा को मौत की सजा का फैसला सुनाया।
बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत के मौत की सजा के फैसले को बरकरार रखा। प्रत्येक निर्णय में मुख्य आकर्षण यह था, एक जज ने ऐसा अपराध कैसे और क्यों किया। 14 फरवरी 1976 को जोरहाट की जेल में एक पूर्व जज उपेंद्रनाथ राजखोवा को मृत्यु तक फांसी दी गई थी। पूरी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान राजखोवा ने कभी इस क्रूर अपराध के पीछे के कारण का खुलासा नहीं किया और आज तक ये एक राज है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी कातिल जज की कहानी अच्छी लगी होगी। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग ट्रू क्राइम स्टोरीज आगे भी लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे भी क्राइम वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।